गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने देखा था जीएसटी की जनरल डेफिनेशन, इनपुट आउटपुट कैसे आता है, और आपको कहा था कि कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने फर्स्ट चैप्टर में जो दिए हुए हैं आपने पढ़े होंगे, नहीं हो तो एक आध एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें जीएसटी जब से लगी जुलाई 2017 से, तब से इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। एक जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लगी है तब से इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, और ये अमेंडमेंट जीएसटी काउंसिल कर रही है। तो एक मोटा मोटी अपने को जीएसटी काउंसिल क्या होती है वो भी समझना है, ताकि अपने को कुछ भी ये चीज़ ध्यान रहे कि भाई क्या अमेंडमेंट होते हैं, क्यों करते हैं, कौन कर रहा है, किसकी भागीदारी है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके बना रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल जिसका प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर है, और फाइनेंस सेक्रेटरी, और मतलब सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी सब इसके मेंबर है। 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक जीएसटी काउंसिल बना रखी है। सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस में काम करने वाले जो भी इनके लोग हैं वो, और सेंट्रल के 1/3। तो अब जीएसटी काउंसिल जब बनी हुई है, मतलब हमेशा मीटिंग होती है, तो उसमें 1/3 सेंट्रल का रिप्रेजेंटेशन है और 2/3 स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। हर स्टेट और सेंट्रल मिलकर एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा 3/4 75% मेजोरिटी से इसको पास करेंगे, तब जाके वो जीएसटी काउंसिल में अमेंड होगा। काउंसिल की अमेंडमेंट फिर जाके गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। तो जो भी आपको अमेंडमेंट करने हो जीएसटी काउंसिल में पास कराना, और पास कराने की वोटिंग पावर भी कितनी रखी, 75%। 50% से कम पे कोरम नहीं बैठेगी, और 75% मेजोरिटी से वो पास होगा नोटिफिकेशन, फिर वो नोटिफिकेशन पूरे ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा। काउंसिल बनाई है कि जो परेशानी आए, कोई कस्टमर को आ रही है, गवर्नमेंट को आ रही है, असेसमेंट में आ रही है, अपील, रिवीजन, कुछ भी काम, रिफंड में आ रही है, कोई भी परेशानी टैक्स पेमेंट में आ रही है, तो उनको जीएसटी काउंसिल को रिलेट करती है आपस में। और काउंसिल इस तरह के डिसीजन देती है जिससे आदमी स्मूथली इस जीएसटी को चला सके। बस ये जीएसटी का प्रोविज़न है, जीएसटी काउंसिल का। सेंट्रल और स्टेट मिलकर जीएसटी काउंसिल को ऑपरेट करेंगे। हर महीने मीटिंग होगी। अब जब जीएसटी स्मूथ होने लग गया है तो हो सकता है 3 महीने में हो रही हो, कोरोना के कारण नहीं भी हुई हो 6 महीने, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक जनरल है कि जीएसटी काउंसिल जब जरूरत पड़े मीटिंग करके जीएसटी में किसी भी तरह का अमेंडमेंट इफेक्टिव कर सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जीएसटी काउंसिल। ठीक है सर। अब अपन इसको डेफिनेशन पार्ट को पढ़ते हैं कि पहला पार्ट तो अपन ने पढ़ा जीएसटी में क्या रहेगा। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो हो सकता है एग्जाम्पल आपने घर पे पढ़े हों, वापस नहीं पढ़े तो आपको जनरल एक एग्जाम्पल, क्योंकि पूरी जीएसटी उन्हीं एग्जाम्पल के चारों तरफ है, इसलिए आपको एग्जाम्पल तो पढ़ने ही पड़ेंगे कि सर ये एग्जाम्पल है। जीएसटी में अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आएंगे। यस, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो, ये ही पूरे जीएसटी का बेस है, ये इस तरह के एग्जाम्पल ही, और सारे क्वेश्चन आगे भी अपन पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल है, ये ही पूरी जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ है। जो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको ही पढ़ना है, और ये हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, फिर भी एक बार अपन कर लेते हैं। A of Ajmer has supplied the goods worth ₹30,000 to B of बीकानेर, दोनों राजस्थान में। इसमें आप जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये इनपुट कैसे सेटअप होता है ये पूरा समझाया हुआ है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी से कैसे आईजीएसटी सेटअप होगा, आईजीएसटी से कैसे ये सेटअप होंगे, ये सब चीज़ें आपको समझाई हुई है इन्होंने। पर दो ही चीज़ इन पूरे में ये आपको समझनी है कि एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी सेटअप नहीं होगा, और सीजीएसटी
कभी भी SGST से सेट ऑफ नहीं। बाकी IGST से हो जाएगा, बचेगा तो CGST से हो जाएगा, SGST से हो जाएगा, SGST भी SGST से हो जाएगा, फिर बचेगा तो IGST से हो जाएगा, लेकिन CGST से नहीं होगा। तो सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्स आपस में चार्ज हो रहे हैं ये आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। इसके अलावा बाकी कोई भी इनके पास टैक्स है तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। IGST जो इंटर स्टेट परचेज में अपने पास आया, बाहर से माल खरीदा अपन ने, IGST लग के आया, ये IGST सेट ऑफ हो सकता है, CGST से हो सकता है, SGST से हो सकता है। पहले IGST से हो जाएगा, फिर CGST, SGST, जिसमें जरूरत हो काम में ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं IGST में। लेकिन CGST के बाद बचेगा तो IGST, SGST, पहले SGST और बचेगा तो IGST। CGST SGST को सेटअप नहीं करेगा और SGST CGST को सेटअप नहीं करेगा और कहीं भी कम पड़ेगा तो आपको कैश में चुकाना है, वो पैसा कैश लेजर में डालना है आपको। तो टैक्स जमा कैश में होगा और बाकी ये प्रोविज़न आपको ध्यान रखना है। आगे पूरा इनपुट और आउटपुट पूरा चैप्टर आएंगे, वहाँ अपन समझेंगे, लेकिन बेस क्या है ये पहले चैप्टर में ही बता दिया कि ये पूरा बेस है, इसी पर पूरी GST चल रही है। तो इस बेस को अपने को बनाना पड़ेगा बस, ठीक है ना सर। तो आप एक बार इसको देख लें, उसके बाद अपन अब इसको चालू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही एग्जाम्पल पढ़ूंगा, बाकी के आपको पढ़ने, फिर आगे पूरा चैप्टर है इनका, इनपुट आउटपुट सभी चीज़ का, इतने सारे चैप्टर अपने को पढ़ने, 14-15 चैप्टर, सब में ये सब चीज़ें आपकी रिपीट होगी इंट्रोडक्शन के बाद। ए ने अजमेर के हैं बीकानेर को सप्लाई की गुड्स 30,000 की, 18% है उसमें 9% CGST, 9% SGST। बी जो बीकानेर के हैं सप्लाइड द एफोरसाइड गुड्स टू सी चूरू आफ्टर एडिंग 20% ऑफ परचेज ऑफ कॉस्ट। 30,000 है तो उसको 20% बढ़ाकर उसने आगे सेल करी। तो ए ने बी को करी, बी ने सी को करी। प्रॉफिट जोड़ा उन्होंने 20% प्रॉफिट और एक्सपेंसेस। रेट ऑफ टैक्स सेम है क्योंकि गुड सेम है, प्रॉफिट जोड़ने से रेट चेंज नहीं होगी। तो अब टोटल बी से कितना पैसा लेना है, बी से कितना टैक्स कलेक्ट होगा, ए कितना टैक्स जमा कराएगा, बी को कितनी इनपुट मिलेगी, सी को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो इसने किया क्या, सिर्फ एक बार आप इसको देख लें, बाकी और कुछ। ए के इन्वॉइस बनी, ए की इन्वॉइस बनी तो ए की इन्वॉइस में 30,000 की तो गुड्स है, 9% CGST, 9% SGST, तो टोटल इसका प्राइस बना 35,400। 35,400 रुपये इनको बी से लेने। 35,400 लेंगे, उसमें से 2,700 रुपये तो गवर्नमेंट में जमा हो जाएंगे ए के द्वारा, और ए 30,000 रुपये जो उसकी गुड्स है उसकी तो वैल्यू कर लेगा, और बाकी जो टैक्स का पैसा वो टैक्स में जमा करा देगा। अब बी के जैसे ही ए अपना टैक्स जमा कराएगा, ए अपना रिटर्न फाइल करेगा, बी के इनपुट नज़र आ जाएगी 2,700 रुपये CGST में, 2,700 रुपये SGST में। जैसे ही ए का रिटर्न जाएगा वहाँ इनपुट नज़र आ जाएगी। अब बी की कैलकुलेशन, बी कितने में बेचेगा, तो बी को 20% इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। 20% प्रॉफिट जोड़ना है तो 30,000 तो कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट जोड़ा तो 36,000। तो अपनी वैल्यू हो गई 36,000 में बेचना है माल। 36,000 में बेचना, कितने में भी बेचो सॉरी, आधा CGST आधा SGST। 36,000 का 9% CGST, 36,000 का 9% SGST। तो इन्होंने 3240 चार्ज कर लिए सी से, बी ने चार्ज किया सी से। अब 3240 सरकार को जमा कराने, 3240 में से 2,700 रुपये तो इनपुट के पड़े हुए हैं। तो अब इनको जमा कितने कराने, 540 CGST के और 540 ही SGST। तो इन्होंने एडिशन कितना किया, 6,000 का 20%, 6,000 का 9% 540 एक्ट में जमा, वो एक्ट के अकॉर्डिंग जमा कराने। और अब सी को इनपुट कितनी मिलेगी, सी को इनपुट मिलेगी 3240 की सी के इनपुट आ जाएगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 540 कैश में जमा होंगे क्योंकि अपने पास इनपुट 2,700 ही है,
3240 देने, तो बाकी के 540 अपने को कैश में जमा कराने पड़ेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, इस पॉइंट को आप देखें, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशन पार्ट में आ जाते हैं। कुछ डेफिनेशन जो बार बार आपके, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा आएगा, प्रैक्टिकल कम है, 40% प्रैक्टिकल आ जाए, 60% थ्योरी पार्ट है, इसलिए आपको डेफिनेशन पार्ट भी ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और पूछी जाए या नहीं जाए, अपने को इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं तो डेफिनेशन तो समझनी ही पड़ेगी। कुछ डेफिनेशन, क्योंकि इतनी सारी है अपन सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन आपको ध्यान रहे कि ये क्या होती है, क्योंकि आप जब भी आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ड रिपीट होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2, इसमें से कुछ डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको पढ़नी। पहली डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम। ये इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि एक्शनेबल क्लेम भी पूछा हुआ पॉइंट है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जब भी कोर्ट में कोई दावे चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। कोर्ट में जो दावे चलते हैं, कोई आदमी ने केस कर रखा है किसी के ऊपर कंपनसेशन का और वो दावे चल रहे हैं, ये एक्शनेबल क्लेम है। अब अगर कोई आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान के कोर्ट है, कोई आदमी केस लड़ते लड़ते थक जाता है कि साहब मैं कहाँ तक जाऊँगा, तो वो क्या करता है, अपना क्लेम किसी को ट्रांसफ़र कर दे, सेल कर दे, तो ये एक्शनेबल क्लेम सेल हो रहा है। एक्शनेबल क्लेम या कंपनसेशन जो भी सेल हो रहा है, ये अपने आप में गुड्स है और इन पर जीएसटी है। जीएसटी कितने % है वो सेकेंडरी मैटर, ये गुड्स में कवर है। कुछ इस एक्शनेबल क्लेम में से लॉटरी, गैम्बलिंग, इनसे रिलेटेड जो भी एक्शनेबल क्लेम है उन सबको गुड्स में शामिल कर लिया और उनको सेल करने पर गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर रखा है। कोर्ट में जो दावे चल रहे हैं उसमें से कैजुअल इनकम, लॉटरी, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, इनसे रिलेटेड शर्त लगाना, इनसे रिलेटेड जितने भी दावे होंगे, ये सारे के सारे दावे एक्शनेबल क्लेम है। और एक्शनेबल क्लेम अगर सेल होंगे तो वो जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन में आ गए, सप्लाई वर्ड में कवर कर लिए। एक्शनेबल क्लेम गुड्स में कवर है जो इस तरह से रिलेटेड है, गैम्बलिंग से, लॉटरी से, इस तरह से रिलेटेड है, वो सब गुड्स में कवर कर लिए गए। क्योंकि अपने जीएसटी की बात करनी तो गुड्स में तो कवर होना ही चाहिए, या तो गुड्स में कवर हो या सर्विसेज में कवर हो। गुड्स में भी कवर नहीं, सर्विसेज में भी कवर नहीं, तो जीएसटी तो है ही गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। न गुड्स में न सर्विसेज में, तो फिर किस पे टैक्स लगाएंगे? इसलिए या तो गुड्स में आना चाहिए या फिर सर्विसेज में आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विसेज में आए या फिर गुड्स में आए, तो इनको गुड्स में डाला गया। एग्रीगेट टर्नओवर। देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर में अपने को ज़रूरत इसलिए पड़ती है एग्रीगेट टर्नओवर की 40 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रोफेशनल को 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब वो टैक्स फ्री गुड्स भी बेचता है, टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, एग्जम्प्टेड भी बेचता है, एक्सपोर्ट भी करता है, जीरो रेटेड भी बेचता है। तो इन सब में गवर्नमेंट ने जो टैक्स चार्ज किया जीएसटी के लिए, उस टैक्स को हटाकर बाकी जितना भी टर्नओवर है सबको जोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाता है कि भाई ये टैक्स का पार्ट हटा लो, बाकी जो भी बचा हुआ है वो सब जोड़ो। और अगर आप उसमें लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो 100% आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो। ठीक है ना? तो ये एग्रीगेट टर्नओवर आप ध्यान रखना। चलिए सर, एग्रीकल्चर को जीएसटी से, वैसे सभी प्रोडक्ट को करीब करीब गवर्नमेंट ने बाहर रखा है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बाहर रहेंगे। बिजनेस की डेफिनेशन की अपने ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ चाहिए बिजनेस प्लेस, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बिजनेस प्लेस का, कहाँ पर बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है। व्यापार जरूर वर्ड है, क्योंकि व्यापार इसलिए वर्ड यूज़ किया हुआ है कि कोई भी पर्सनल आदमी कोई चीज़ इधर उधर बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। डीलर बेचेगा तो जीएसटी, और डीलर जो भी काम कर रहा है उन सब का टर्नओवर जुड़ेगा, इसलिए बिजनेस वर्ड को डिफाइन किया। वरना तो अपने सभी चीज़ें कवर है इसमें, किसी भी तरह का व्यापार हो इसमें। कैपिटल गुड्स 13 डेफिनेशन है, 13 नंबर पे। कैपिटल गुड्स इसलिए आपको ध्यान रखनी है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन, क्योंकि कैपिटल गुड्स की इनपुट मिलेगी, और कैपिटल गुड्स की इनपुट मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी कैपिटल गुड्स है आपकी, उन सब कैपिटल गुड्स की आप इनपुट लोगे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होगा और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, एक्सिलरी गुड्स जो भी आपके आएगी, वो सब की सब कैपिटल गुड्स है और उन सब की इनपुट आप लेंगे।
बिल्डिंग या और सिविल वर्क होगा तो इसकी नहीं आएगी, इसके आगे कैपिटल गुड्स में अपन पढ़ेंगे इसको। पर कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो उन सब की इनपुट आपको मिलनी है, उसकी इनपुट लेकर ही आप काम करें। ठीक है सर। कैजुअल ट्रेडर, ये एक वर्ड आता है कैजुअल ट्रेडर। ऐसे पर्सन जो कैजुअली या कभी कभी कोई गुड्स सेल करते हैं वो कहलाते हैं कैजुअल ट्रेडर। कैजुअल ट्रेडर का मतलब मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई गुड्स बेचता हूँ या कभी कभी कोई काम करता हूँ तो कैजुअल ट्रेडर। कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता है, उसको टेम्प्रेरी कोई काम करना होता तो कैजुअल ट्रेडर कहलाता है। मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे कोई सामान खरीदना बेचना है या कोई मेले में स्टॉल लगानी है या और कुछ काम, तो मैं कैजुअल ट्रेडर मतलब आकस्मिक व्यापारी हूँ। अभी काम कर रहा हूँ फिर नहीं करूँगा, चला जाऊँगा, इसको कैजुअल ट्रेडर बोलते हैं। जो कभी कभी काम करता है, कुछ गुड्स में डील करता है और उसके बाद वो उसको रेगुलर नहीं करता तो कैजुअल ट्रेडर। इसके लिए इनको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। कैजुअल ट्रेडर को 90 डेज़ के लिए लाइसेंस मिलता है। 90 दिन में लाइसेंस मिलेगा, 90 दिन के बाद वो चाहे तो और 90 दिन बढ़ा सकते हैं। 180 दिन का कुल लाइसेंस है। अपना बिजनेस शुरू होने से पहले वो 5 दिन पहले ही अपना लाइसेंस ले लेगा कि भाई ये मैं इसका व्यापार करना चाह रहा हूँ, इस दिन को मैं शुरुआत करूँगा, तो उसके पहले आके कैजुअल ट्रेडर का लाइसेंस ले लेवे। उसको टैक्स भी एडवांस में कुछ जमा करा के रखना पड़ता है ताकि वो कितना माल बेच सकता है उसका टैक्स पहले दे देवे और फिर वो अपना माल बेचे। जो आदमी बाहर से आके व्यापार करते हैं ज़्यादातर कैजुअल ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। ये पूछे जाने वाली पॉइंट है कैजुअल ट्रेडर। कंपोजिट सप्लाई, कई बार ऐसी सप्लाई होती है जिसको अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में अंतर है। कंपोजिट सप्लाई होती है एक गुड्स के साथ या एक सर्विसेज के साथ दूसरी चीज़ें मिक्स होती है जिनको अलग नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो होटल के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है रूम के साथ, तो मेन तो है स्टे करना, ब्रेकफास्ट फ्री में आना या नहीं आना ऑप्शनल है, पर उन्होंने उसके साथ अटैच कर दिया कि ये साहब 2000 रुपये का रूम है, इसमें नाश्ता फ्री आएगा। तो मेन तो है 2000 रुपये का रूम स्टे करने का, नाश्ता फ्री है, नाश्ता उसके साथ एक्सिलरी एक्टिविटी है, सहायक क्रियाएं हैं जो सर्विसेज भी हो सकती, गुड्स भी हो सकती, कुछ भी हो सकती। तो इन कंपोजिट सप्लाई में जो मेन सप्लाई होती है जिसके साथ ये बाकी की एक्टिविटी साथ में चल रही, उस मेन सप्लाई का टैक्स ही सबका लिया जाता है कि 2000 रुपये में रूम है विथ ब्रेकफास्ट है, तो रूम की जो रेंट है 2000 रुपये, उसी का टैक्स लिया जाएगा। ब्रेकफास्ट उसमें 200 रुपये का था, 500 रुपये का था, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। रूम के साथ ब्रेकफास्ट है, इसका मतलब रूम का चार्ज उसको पे करना है, बस। कंपोजिट सप्लाई में जो मेन एक्टिविटी होती है उसी का टैक्स लिया जाता है सभी प्राइस पर। फिर इसमें वर्ड काउंसिल अपन ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक लेजर पढ़ लिया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में देखिए अलग अलग तरह की चीज़ें एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। कुछ चीज़ें तो ऐसी जिनको एग्जेम्प्ट किया, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें 0% रेट लगाई, और कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वो गुड्स ही नहीं है, तो तीनों में टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट कर रखा तो भी टैक्स नहीं, 0% है तो भी टैक्स नहीं, और वो गुड्स में कवर नहीं हो रही तो भी टैक्स नहीं। तो एग्जेम्प्टेड या कर मुक्त माल जो भी अपने वर्ड है ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई, पॉइंट नंबर 25। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आपको तीनों चीज़ों को अलग अलग तरह से समझना है कि एक तो वो गुड्स जिसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर रखा है, इन पे टैक्स नहीं। एक वो गुड्स जिस पे टैक्स है लेकिन 0% है, जैसे एक्सपोर्ट के केस में होता है, और एक वो आइटम ही गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, जीएसटी में कवर नहीं, जैसे पेट्रोल डीजल, तो इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके देखना पड़ेगा आपको। एग्जेम्प्टेड, तीनों में टैक्स नहीं है लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग है, जो आगे अपन पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ एग्जेम्प्टेड मतलब उस पर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एक वर्ड है गुड्स 28 पर। ये जो वर्ड है गुड्स 28, इस गुड्स को आपको समझना है कि गुड्स, क्योंकि गुड्स में ही नहीं है तो जीएसटी की बात ही खत्म हो जाएगी। तो गुड्स का मतलब क्या, इसको आपको समझना है। तो अब आप देखें, गुड्स, हर मूवेबल आइटम गुड्स में आएगा। जो मूवेबल है, जो इधर उधर आ जा सकता है, वो सब गुड्स में आएगा। हर मूवेबल आइटम गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा, वो गुड्स में आएगा। पहली बात, इसमें एक्शनेबल क्लेम भी शामिल कर लिए, खड़ी हुई फसलें भी शामिल कर ली, और
करेंसी, ये कई चीज़ें इसमें शामिल कर ली, लेकिन करंट में चलने वाली करेंसी और इन चीज़ों को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनको छोड़कर बाकी सबको गुड्स माना गया। गुड्स की डेफिनेशन कम से कम भी हर बार पूछी जाती होगी, गुड्स, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा ही है। एक्शनेबल क्लेम इसमें शामिल है, खड़ी हुई ग्रोइंग क्रॉप्स इसमें शामिल है, और भी कोई भी एग्रीमेंट जो इस काम के लिए कर लिया है वो सब मूवेबल आइटम के लिए जो भी एग्रीमेंट किया जाए गुड्स है। इमूवेबल लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, मकान, ये सब गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। ठीक है सर। अब इस गुड्स की डेफिनेशन में आप देखेंगे तो करेंसी के लिए लिखा हुआ है कि जो जनरल करेंसी है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, और जो करेंसी किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बिकती है, जैसे पुराने सिक्के, तो अभी के जो सिक्के हैं करेंसी में वो गुड्स नहीं है, लेकिन कोई पुराना सिक्का है वो बिकेगा तो गुड्स में आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने डिबेंचर, शेयर्स, एक्शनेबल क्लेम और कोई कॉपीराइट, फसल, पेड़ पौधे, सबको गुड्स में माना है। केवल यही है कि उसका मूवमेंट फिक्स हो जाना चाहिए तो गुड्स की डेफिनेशन आपको देखनी है। और गुड्स की डेफिनेशन में ये जो पॉइंट है जो मैंने बोले हैं इन सबको भी वहाँ लिखना है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन, पर्टिकुलर गुड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको ऐसे के ऐसे ही पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे उसमें जो अपने डेफिनेशन पार्ट में है। अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो बार बार रिपीट होती, तो उनको तो कम से कम ढंग से आपको वैसा ही पढ़ना है कि भाई ऐसा लिखना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट अपना 60% है, 40% ही प्रैक्टिकल पार्ट है। तो आप ये ध्यान रखना, थ्योरी में जो लिखना है वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप देख लेना। इंडिया में कुछ नहीं, जो अपना टेरिटोरियल वाटर है तो वहाँ तक, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होनी चाहिए, और टैक्सेबल टेरिटरी की डेफिनेशन है इंडिया। और इंडिया कहाँ तक? जहाँ तक इंडिया की सीमाएं हैं वहाँ तक हिंदुस्तान है। उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई सप्लाई होगी तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। इसलिए इन्होंने ये वर्ड इंडिया या टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है उसको डिफाइन किया है कि साहब जो भी वो जनरल आपने सुना होगा 12 नॉटिकल माइल तक अपनी जल सीमाएं जहाँ पर अपनी सेनाएं रहती है, उसके बाद भी कंटेनमेंट शेल फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 220 नॉटिकल माइल्स तक है, और वहाँ तक भी अपन कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता भले वहाँ इंटरनेशनल सीमाएं आ जाए। तो इंडिया को डिफाइन इसलिए किया कि जहाँ जहाँ तक इंडिया का वाटर लेवल रहता है वहाँ तक कोई भी सर्विस दी तो वो सब टैक्सेबल रहेगी। जैसे आपने देखा होगा ये मिनरल ऑयल्स या पेट्रोलियम ऑयल या प्रोडक्ट जो निकलते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट समुद्र के बीच में कुएँ होते हैं वहाँ से निकलते हैं। कभी भी आपने टीवी पे देखा होगा एक आग जलती हुई और बिल्कुल प्लेटफॉर्म समुद्र के बीच में बनाया हुआ, वहाँ से पेट्रोल की सप्लाई होती, पेट्रोल मतलब कच्चा तेल निकल रहा अंदर से। तो वहाँ पे अगर कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है तो वो सारी सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करी है उन सर्विसेज को टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वर्ड इंडिया को डिफाइन किया इन्होंने। यस सर। इनपुट टैक्स, जो भी माल खरीदेंगे उस पर जो टैक्स है वो सब इनपुट टैक्स, ये सब आगे पूरा चैप्टर है इसमें। आउटपुट, लोकल अथॉरिटी, ये सब जॉब वर्क, इन सब के लिए पूरा चैप्टर है। एक वर्ड कंपोजिट सप्लाई था, एक वर्ड है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में डिफरेंस है। कंपोजिट सप्लाई में तो अपन अलग नहीं कर सकते, और मिक्स सप्लाई में 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स मिलकर एक साथ बेची जाती तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। जैसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश साथ में जाता है, मिठाई के साथ चॉकलेट्स, इस तरह से मिक्स सप्लाई वर्ड आ जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं को मिलाकर एक साथ बेचा जाता है, जिनको सेपरेट भी किया जा सकता है और एक साथ भी दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में जिन 5 आइटम को मिलाया मिक्स सप्लाई, तो 5 आइटम में से जिसकी रेट सबसे ज़्यादा है वो पूरे पे लगेगी, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। ठीक है सर। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट है। इस डेफिनेशन पार्ट को एक बार आप देख लेना। कल से अपन जीएसटी के जनरल प्रोविज़न को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर।